नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। बजट 2026 थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है, क्योंकि भाई बजट वैसे तो सरकार के कमाई और खर्चों का दस्तावेज होता है साल भर के लिए, लेकिन बहुत कुछ बजट के अंदर ऐसा होता है जो आपके और हमारे लाइफ पर प्रभाव डालता है, इम्पैक्ट डालता है। अब ऐसा तो मैंने कहा कि सरकार काफ़ी सारी चीज़ें उसमें बताती हैं और उसमें काफ़ी सारी कठिन चीज़ें भी होती हैं जो देश की इकोनॉमी से जुड़ी हुई रहती हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए भी इस बजट में काफ़ी कुछ होता है। मसलन स्वास्थ्य इन दिनों सबसे बड़ी चिंता की बात होती है या कंसर्न का विषय होता है। तो क्या इस बजट में इलाज सस्ता होगा, सुलभ होगा? शिक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो क्या देश में शिक्षा को और उपयोगी बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए कोई उपाय आएंगे? देश की महिलाएं बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही हैं, उन्हें और आगे बढ़ाने के लिए, उनमें स्वावलंबन लाने के लिए, उन्हें बेहतर करने के लिए क्या कुछ खास अनाउंसमेंट आएगी? देश का युवा, जिस पर हमारे देश का भविष्य टिका हुआ है, वो कैसे बेहतर बने, उसके लिए कैसे रोजगार के नए अवसर आएंगे, ये भी बजट से हमें पता चलता है। और टैक्स, जो हम सबका सबसे पसंदीदा विषय है, वो उस पर भी हमारी नज़र रहती है। तो बहुत कुछ ऐसा होता है बजट के अंदर जो एक कॉमन मैन, एक आम आदमी के लिए बड़ा ज़रूरी होता है जानना, समझना, और उस अनाउंसमेंट से उसके ऊपर कई तरह के इम्पैक्ट होते हैं। तो इस बजट से हम कैसी उम्मीद और क्या क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये बात करेंगे। और साथ ही क्या खास रहने वाला है इस बार बजट में, वो भी जानने की कोशिश होगी। हमारे साथ ये सारी बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास मेहमान, केसीसी ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली साहब, जो जाने माने टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, और भी कई बातें हैं जो उनकी महत्व रखती हैं और कई फोरम्स पे वो जाके अलग अलग जगह बातें करते हैं। तो आज हमने उन्हें आमंत्रित किया है। शरद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। तो एक एक करके अलग अलग मुद्दों को तो टच करेंगे, लेकिन सबसे पहले संक्षिप्त में आपसे सिर्फ इतना समझना चाहूँगा कि किसी को भी बजट क्यों देखना चाहिए, क्यों ज़रूरी है कि वो बजट सुने कि क्या कहा है सरकार ने? नमस्कार विपिन, आपको और सीएनबीसी आवाज़ के सभी व्यूअर्स को मेरा अभिनंदन। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि बजट हमारी ज़िंदगी से कितना सरोकार रखता है। अनाउंसमेंट्स भले ही बड़ी बड़ी होती हों, पर वो अनाउंसमेंट्स आफ्टर ऑल जनता को प्रभावित करती हैं। दो तरीके के अनाउंसमेंट्स होती हैं विपिन। एक तो जो मैक्रो लेवल पर होती हैं, कहीं मान लीजिए फिस्कल डेफिसिट की बात की जा रही है, फॉरेक्स रिजर्व्स की बात की जा रही है और ट्रेड डेफिसिट की बात की जा रही है। हो सकता है ये आम आदमी से सरोकार ना रखती हूँ। दूसरी अप्रत्यक्ष रूप से हालांकि ये भी रखती हैं, ये मैं जोड़ना चाहूँगा, परंतु इसमें देखने वाली बात यह है कि दूसरी जो कैटेगरी के अनाउंसमेंट्स होती हैं जो सीधे आपसे सरोकार रखती हैं, यानी कि कोई सिटीजन्स के लिए कोई स्कीम घोषित की गई है, या बैंकिंग के संबंधित कुछ अनाउंसमेंट की गई है, या टैक्स से संबंधित अनाउंसमेंट की गई है, या मान लीजिए जो रिटायर्ड लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनसे संबंधित कुछ की गई है, महिलाओं को की गई। तो जिस वर्ग के लिए अनाउंसमेंट करी गई है, युवाओं के लिए की गई है, स्टार्टअप्स के लिए की गई है, तो मुझे लग रहा है कुछ अनाउंसमेंट ऐसी होती हैं जो जितना भी वर्ग है सबको एक साथ प्रभावित करती हैं, पर अनाउंसमेंट्स कुछ ऐसी होती हैं जो कि एक वर्ग को प्रभावित करती हैं। जैसे मैंने कहा कि होम मेकर्स को करेंगी, या महिलाओं को इन जनरल करेंगी, या फिर वो युवाओं को करेंगी, या स्टूडेंट्स को करेंगी। हो सकता है एजुकेशन से संबंधित, अब मान लीजिए हेल्थ से संबंधित कुछ आता है तो वो अक्रॉस द बोर्ड सारे ही सिटीजन्स को प्रभावित करता है। इसमें भी अगर सीनियर सिटीजन्स के लिए आता है तो सीनियर। तो मुझे लगता है कि बजट को बिल्कुल ध्यान से कान लगा के सुनना चाहिए, क्योंकि कब किस सेंटेंस में, किस पैराग्राफ में आपका जिक्र हो, और कई दफ़े ये जिक्र अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है। हो सकता है सीधी अनाउंसमेंट आपको ना सुनाई दे रही हो, पर उसमें कहीं ना कहीं आपका लाभ छुपा हुआ है। तो इस प्रकार से ये अनाउंसमेंट बहुत मिक्स अनाउंसमेंट्स होती हैं, तो पूरा बजट सुनना चाहिए। मैंने देखा है विपिन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बजट का ये हिस्सा तो बहुत बोरिंग है, ये सुनने की जरूरत नहीं है, ये हमसे मतलब नहीं रखता, पर कहीं ना कहीं उसमें आपका भी हित छुपा हुआ होता है। हम सबको बजट सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, और सीएनबीसी आवाज़ उसके लिए आपके लिए प्रबंध करता है। सर हमारे साथ होते हैं और कई विद्वान हमारे साथ होते हैं जो दिन भर डिकोड करते हैं बजट को आपके लिए, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स में। तो वो इस बार भी होने वाला है, लेकिन फिलहाल एक्सपेक्टेशन ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। हर बार हम बजट से काफ़ी उम्मीदें लगाते हैं, कि असेसमेंट भी करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। तो शरद सर, इस बार जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे भी आया, जिसे हम मानते हैं कि वो एक आईना होता है बजट के लिए, या एक प्रीएम्बल होता है बजट के लिए, उसमें स्वास्थ्य पे जोर दिया गया है, बात की गई है उसके बारे में। तो क्या हम ये माने कि इस बार स्वास्थ्य को लेकर वक्त वक्त पे प्रधानमंत्री भी अब तो बात करने लग गए हैं कि आप कैसा खाना खाएं, तेल कम करें, शुगर कम करें? क्या बजट में स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ा फोकस हो सकता है इस बार?
अनडाउटेडली होगा विपिन, क्योंकि हालांकि कोविड को हम पीछे छोड़ आए हैं, अब करीब करीब कोविड को 6 साल 5 साल 6 साल हो चुके हैं, पर कोविड ने हमें ये सिखा दिया कि हेल्थ केयर आपके लिए या हेल्थ केयर से संबंधित जो सरकार खर्च करती है उसकी महत्व क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। मुझे लगता है कि हमने ऐसा लेसन लिया है जो आगे आने वाले दशकों तक वो कम, हालांकि हम ये प्रार्थना करते हैं ऐसी महामारी फिर कभी ना आए और फिर कभी वो दिन ना देखने पड़े, परंतु एक सबक लेते हुए हमने हेल्थ केयर पर ध्यान दिया है। पर अभी मुझे लगता है कि बजट में और बहुत कुछ करा जाना बाकी है। सबसे ज़्यादा अगर आप मेरे से निजी तौर पर पूछें कि मुझे जहां ज़रूरत महसूस होती है, जब मैं जगह जगह ट्रैवल करता हूं, देखता हूं, तो मुझे लग रहा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आप शहरों से हटकर बात करते हैं तो वहां पर आपको सडनली, जो मैं उदाहरण के तौर पर उस दिन एम्स गया, कोई मेरे नज़दीक के भर्ती थे, मैंने देखा कि वहां बाहर लोग सड़कों पर, फुटपाथ्स पर, अलग अलग दुकानों के आसपास वहाँ पर रुके हुए थे। मैंने एक दो से पूछा, वो कहते हैं, कोई कहता है मैं मध्य प्रदेश से आया हुआ हूँ, किसी ने कहा मैं गुजरात से आया हुआ हूँ, किसी ने कहा मैं उड़ीसा से आया हुआ हूँ। तो इससे मुझे यह महसूस हुआ कि इतनी दूर अगर किसी बीमार को लेकर ट्रैवल करना पड़ा तो ये इस बात को जतलाता है कि वहाँ पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो मुझे लग रहा है हेल्थ केयर के पास पेशेंट पहुँचे, हेल्थ केयर को पेशेंट के पास पहुँचना चाहिए। ये मुझे लगता है एक थीम होना चाहिए बजट का, कि जो छोटे शहरों में, गाँव में हेल्थ की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो एक तो बुनियादी ढांचे पर खर्च होना चाहिए, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है और शायद इस पर फोकस किया जाएगा। दूसरा, अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलते हैं। जैसे जैसे आप शहर से हटते हैं आप देखते हैं कि डॉक्टर्स की जो क्षमता है, क्वालिटी है, स्पेशलाइजेशन है, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होती जाती है, क्योंकि कोई भी डॉक्टर दूर दराज के इलाके में ज़्यादा दिन तक काम नहीं करना चाहता। हालांकि ये कुछ प्रोटोकॉल में मैंडेटरी भी होता है, पर बहुत दिन तक वहाँ पर वो नहीं रह पाता है। उसकी कोशिश रहती है कि मैं भी शहर में जाके नया सीखूं या ज़्यादा पैसे कमाऊं, जो भी मंशा रहती है। और दूसरा, दवाइयों की और टेस्ट की उपलब्धि नहीं होती है। बड़ा आपको कोई टेस्ट कराना है तो आपको फिर शहर की तरफ या बड़े किसी डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ भागना पड़ेगा। कोई ऐसी दवा आपको चाहिए जो लाइफ सेविंग है, बहुत रेयर मेडिसिन है, उसके लिए फिर आपको किसी बड़े फार्मेसी के पास या बड़े शहर में जाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि पूरे के पूरे देश को हेल्थ केयर के मामले में बहुत ही इक्विटेबल होना चाहिए। इक्विटेबल से मेरा अर्थ है कि कोई कितनी भी दूर बैठा हो, ज़्यादा से ज़्यादा 5, 10, 20 किलोमीटर से दूर उसको ट्रैवल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना ट्रैवल तो शहरों में भी हो जाता है। तो 10, 20, 25 किलोमीटर की रेंज के अंदर हेल्थ की सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो बजट का फोकस होना चाहिए कि हम ये जो ज्योग्राफिकल गैप है और ये जो क्वालिटी का गैप है, इस गैप को हम किस प्रकार से भर सकें, मुझे ये लगता है। और इसी पर बजट का अगर फोकस हो तो मुझे और लोगों को ज़्यादा खुशी होगी, और मुझे लगता है कुछ रहना भी ऐसे ही वाला है विपिन। राइट तो हेल्थ केयर पे काफ़ी फोकस हो सकता है यहाँ पे, और साथ ही ये भी है कि आयुष्मान भारत जो कि एक बहुत बड़ी, शायद दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट हेल्थ केयर स्कीम है, उसमें भी कुछ बड़े अनाउंसमेंट आ सकते हैं, इन सब पे नज़र रहेगी। दूसरा, शरद सर, जो है वो देश का युवा, और ख़ासतौर पे मैं बात कर रहा हूँ जो अभी शिक्षा ले रहा है, जो स्कूल में है, कॉलेजेस में है, और काफ़ी फोकस सरकार का है नई शिक्षा नीति पर, लगातार चीज़ें हो रही हैं, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें लगातार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। क्या जो शिक्षा का बुनियादी ढांचा है उसे और बेहतर, और अब तो एआई जैसी चीजें भी आ गई जहां पर आपको ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा जंप लेना पड़ेगा नई व्यवस्था के साथ तालमेल बैठाने के लिए, क्या इस पर फोकस रहने वाला, और खासतौर पे एजुकेशन को मॉडर्नाइज करने के लिए? बहुत ही आपने संवेदनशील मुद्दा ये छेड़ा है, और मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे दिल के बहुत करीब है ये मुद्दा, और मैं इस पर अक्सर बोलता हूं और बहुत खुलकर मैं बोलता हूं। मुझे लगता है दो चीज़ें मैं इसमें बताना चाहूँगा विपिन, आपने एक को तो टच भी किया है। मुझे लग रहा है कि जो शिक्षा गाँव में बच्चों को मिलती है और जो शिक्षा शहर में पब्लिक स्कूल में मिलती है, उस शिक्षा में बहुत बड़ा गैप है। एक छोटा सा शिशु पैदा होता है गाँव में, एक छोटा सा शिशु पैदा होता है शहर में किसी समृद्ध परिवार में, जहां जिसकी हैसियत होती है उसके पेरेंट्स उसके एडमिशन करा देते हैं। अब आप देखिए कि जो फिनिश प्रोडक्ट बन के निकलता है 12वीं के बाद, क्या दोनों में फ़र्क दिखता है? एक स्कूल है जहां पर टूटा हुआ ब्लैक बोर्ड है, छप्पड़ में पढ़ाई होती है, 1500 स्टूडेंट्स के पीछे 1-2 टीचर हैं, ना कुछ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ हैं, ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ना एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है, ना इंडस्ट्री आसपास है। तो अब बच्चा जब पढ़ के निकलेगा, बच्चे दोनों इनोसेंट थे, मुझे लगता है बच्चों का कोई कसूर नहीं था, परंतु जो शिक्षा की सुविधाएं दोनों बच्चों को मिली उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वही बच्चा जो शहर में पब्लिक स्कूल से मिला, वो निकला, उसके पास अनेकों अवसर आए, उसको अनेकों जानकारी थी। मैं अभी किसी स्कूल में गया,
मुझे एक बच्चे ने सवाल पूछा, 12वीं क्लास का वो बच्चा था, मुझे बुलाया गया था वहाँ पर बच्चों को काउंसल करने के लिए, या बच्चों को एज ए चीफ गेस्ट में वहाँ गया था। उस बच्चे ने मेरे से ये सवाल किया कि सर मुझे सेमीकंडक्टर में अपना करियर बनाना है, तो वो मैं कैसे बना सकता हूँ। यही गाँव के स्कूल में जब मैं गया तो मैंने उससे पूछा सेमीकंडक्टर आपको मालूम है क्या होता है? वो कहते हैं हमें तो नहीं पता सेमीकंडक्टर क्या चीज़ होती है। तो अब आप देखिए कि कितना बड़ा फर्क दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इस गड्ढे को भरने की जरूरत है। तो शिक्षा से संबंधित जो भी बजट में अनाउंसमेंट्स होंगी, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि इस गैप को, जो इतना बड़ा गैप है, और अब हम विकसित भारत से विपिन मात्र 21 साल दूर हैं। आज हम 2026 में बैठे हैं, 2047 में आज जो बच्चा जन्म दे रहा है वो विकसित भारत की उस डेट को, जब हम 100 साल आज़ादी के हो जाएंगे, हाँ वो बच्चा 21 साल का होगा। मुझे लग रहा है अब ये समय है कि हम इस गैप को भरें, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही कि हम स्कूल लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग, मशीन लर्निंग, हम शिक्षा को करियर ओरिएंटेड बनाएं। अभी शिक्षा क्या है कि इनपुट ओरिएंटेड है। आप ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, आपको साइंस भी पढ़नी है, आपको हिंदी की वर्णमाला भी करनी है, आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है। इसमें से ये शिक्षा कितनी हमारी करियर में काम आ रही है, ये बहुत बड़ा गैप मुझे नजर आता है। तो अगर उसी समय को बचा के अगर हम स्टूडेंट्स को, तो जो स्किल डेवलपमेंट की, कौशल विकास विपिन जिसको हम कहते हैं, उसकी कमी महसूस हो रही है। और अब जिस रफ्तार से भारत FTA के एग्रीमेंट्स कर रहा है और कल को ये निवेश भारत में आता है, उस देशों की कंपनी भारत में आती है, तो मुझे लग रहा है हमें स्किल लेबर की शॉर्टेज होने वाली है। अब इनोवेटिव हब्स यूरोप ने बनाने की बात करी, अभी भारत और EU का जो FTA हुआ उसमें इनोवेटिव हब्स में हमें हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए। तो स्कूल वो जगह है जहां से आप इस बात की पूर्ति कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है स्कूलों की एजुकेशन में बहुत बड़ा चेंज हुआ है पीछे, मैं ये नहीं कहता चेंज नहीं हुआ है, पर बहुत बड़े बदलाव की अभी गुंजाइश है। तो यहां पर अगर बजट में कुछ अनाउंसमेंट्स हो, तो सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा तो मैं होऊंगा। ये टॉपिक मेरे दिल के, वाकई आपको विश्वास नहीं होगा विपिन, ये टॉपिक मेरे दिल के कितने करीब है, क्योंकि मैंने उस गड्ढे को, उस गैप को देखा है अपनी आंखों से, और मैंने फिनिश प्रोडक्ट में फर्क देखा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और आज जैसा आपने ठीक कहा कि विकसित भारत का जो सपना है उसके बेहद करीब बस 2 दशक का अंतर है, और उसे करने के लिए आपको ये वाला जो नींव का पत्थर है उसे तो बेहद मजबूत करना ही पड़ेगा। अब शिक्षा के बाद जो अगला सवाल आता है वो स्वाभाविक तौर पे रोजगार से आता है कि वंस यू आर डन विद योर एजुकेशन, जो भी आपको शिक्षा मिली है वो शिक्षा कितनी रोजगार परख है कि आप उससे कोई अच्छा रोजगार पाएं, कितने रोजगार के अवसर आपके देश में उपलब्ध हैं और उन्हें बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है। और ये एक राजनीतिक मुद्दा भी है और ये एक आर्थिक मुद्दा भी है और जरूरत भी है। शरद सर, इसमें कोई हम नए अनाउंसमेंट होते हुए देखेंगे जहां पर अब वो अनाउंसमेंट हो सकता है, जैसे आपने कहा, डायरेक्टली ऐसे ना हो कि रोजगार के लिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा अनाउंसमेंट आया या किसी और सेक्टर के लिए आया, डेफिनेटली वहां से रोजगार बनेंगे। लेकिन शायद विचार यही होगा कि हम ये करें तो इससे रोजगार को बढ़ावा मिले। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम पिछले कुछ बजट्स अगर निकाल के देखें तो इस पर सरकार ने 100 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का खर्च अब हो चुका है। और रेलवे स्टेशन देखें, एयरपोर्ट्स देखें, हाईवेज देखें, आप कितनी सारी चीज़ें ऐसे देखेंगे, और ये सब चीज़ें बिना ह्यूमन रिसोर्स के नहीं बनी हैं। तो इसने रोज़गार, इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट हुए, इसमें नई फैक्ट्रियाँ लगी, सरिया आया, सीमेंट आया, बहुत कुछ इसमें हुआ है, उससे रोज़गार उत्पन्न हुए हैं। पर इस बजट पर रोज़गार पे फोकस रहने वाला है, क्योंकि जो ग्लोबल चैलेंजेस हमारे सामने इस समय मुंह बाए खड़े हुए हैं, जियोपॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक फ्रंट पे। और मैं आपको आश्वासन के साथ कह सकता हूं कि जब वित्त मंत्री महोदया बजट पढ़ना शुरू करेंगी तो उनके इनिशियल अभिभाषण में ही आपको ये सुनाई देगा कि इस ग्लोबल चैलेंजेस के बीच भारत 7-7.5% की रफ्तार से ग्रो कर रहा है, और हमें इस रफ्तार को मेंटेन रखना है। तो उसमें रोजगार बहुत ही अहम चीज है, और मुझे लग रहा है प्रधानमंत्री जी के भी दिल के नजदीक यही है। और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बताऊं कि मैं लगभग 200 स्टार्टअप्स को मेंटोर भी करता हूं। और हालांकि ये स्टार्टअप टेक क्षेत्र से आते हैं, ये स्टार्टअप बहुत सारे क्षेत्रों से आते हैं, पर हाल में जो मेरे दिल के करीब स्टार्टअप्स रहे हैं वो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग में आप आते हैं। तो रोजगार का सबसे बड़ा सोल्यूशन मुझे मैन्युफैक्चरिंग लगता है। तो उस मेक इन इंडिया के शेयर को अब और तेज गरजना पड़ेगा, क्योंकि हम जिस तरीके से, जैसे मैंने कहा, हम FTAs कर रहे हैं, और भारत में अगर ये फैक्ट्रीज, और यूरोप का जो हमने FTA किया ना विपिन, उसमें आप मानेंगे नहीं कि बहुत सारी कंपनीज यूरोप में मैं ऐसी जानता हूं जो डीकपलिंग ऑफ चाइना चाहती हैं, यानी कि वो अपनी फैक्ट्रीज को भारत लेके आना चाहती हैं। अब आप सोचिए, जब भारत में फैक्ट्रीज आएंगी तो इसमें कामकाज चाइनीज थोड़ी ना काम करने आएंगे, या तो भारतीय काम करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि सबसे बड़े रोजगार के अवसर मेक इन इंडिया में आएंगे। तो आपको रोजगार के मामले में मेक इन इंडिया को और पुश दिखाते जाते हुए दिखाई देगा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे
और ज़्यादा पुश, मुझे लग रहा है केपेक्स में कोई कट नहीं होने वाला है। फिस्कल डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए हम केपेक्स पर पूरा ध्यान देंगे, केपेक्स जारी रहेगा, क्योंकि इस भारत की ग्रोथ स्टोरी को हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा, वरना जो ग्लोबल हेडविंड्स है ना, जिसको हम कहते हैं, जो हमारे विपरीत हवा चल रही है, ये टैरिफ का गेम चल रहा है और भी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, इसकी चपेट में हम ना आए, इसके लिए हमें एक्सेलेरेटर को पूरी तरह से दबा के रखना पड़ेगा। तो इसमें रोजगार बहुत बड़ा, और भारत जैसी देश में जहां हम 140-45 करोड़ है, 65% आबादी हमारी विपिन 35 साल से कम की है। आप सोचिए कि कितने युवा हैं जो सरकार की तरफ देखते हैं कि अब सरकारी नौकरी तो सबको मिल नहीं सकती, पर सरकार ऐसा वातावरण बना सकती है जिससे उनको रोजगार मिले। तो ऐसी बहुत सारी घोषणाएं आपको सुनने को मिलेंगी, एक नहीं कई मिलने वाली हैं विपिन जी। तो कई घोषणाएं रोजगार के फ्रंट पर इस बजट में आ सकती है, जिससे अलग अलग स्तर पे अलग अलग तरीके के रोजगार हमें जनरेट होते हुए दिखाई देंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहाँ पर, ब्रेक के बाद इनफैक्ट शरद जी आए हैं तो टैक्स की बात तो होगी, संभाल के रखा था उसको मैंने आगे के लिए। और महिलाओं को, उनके लिए लगातार बहुत सारे अनाउंसमेंट हर बजट में हमें देखने को मिलते हैं। इस बार क्या कुछ आएगा उनके लिए खास, ये भी देखने वाली बात होगी। तो ये दोनों अहम चीजें इस छोटे से ब्रेक के बाद। कंज्यूमर अड्डा बजट स्पेशल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बजट 2026 थोड़ा है और थोड़े की ज़रूरत है, यही उम्मीद रहती है हर बार बजट से। और शरद कोहली साहब हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम समझ रहे हैं कि इस बार हम बजट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और किस तरह के अनाउंसमेंट पे फोकस रहने वाली है। तो ब्रेक से पहले काफ़ी चर्चा हुई, अब दो महत्वपूर्ण टॉपिक सर, तो मैं डेफिनेटली टैक्स पर आऊँ, लेकिन उससे पहले महिलाओं की बात करूँ। हर बजट में हमने देखा है कि इस सरकार की तरफ से महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, विमेंस को हर कैटेगरी में, छोटे बड़े इवन वृद्ध भी, उनके लिए अनाउंसमेंट आती हैं। इस बार क्या उम्मीद कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता महिलाओं को किसी भी तरीके से भूला जा सकता है, या आधी पॉपुलेशन है हमारी, तो महिलाओं से संबंधित अनाउंसमेंट्स होगी, कुछ ना कुछ नहीं आनी चाहिए। एक चीज़ जो मुझे लगता है विपिन, जो सरकार ला सकती है, वो ये है कि महिला का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, अगर आप वर्कफोर्स में देखें तो महिलाओं का कंट्रीब्यूशन लगभग 30% के आसपास है, यानी कि 30% महिलाएं कामकाजी हैं। बाकी की महिलाएं 70% में भारत में ट्रेडिशन की वजह से, कल्चर की वजह से, सोशल सिस्टम की वजह से वो कामकाज नहीं करती और बाय प्रेफरेंस नहीं करती हैं। मैं एक चीज़ चाहूँगा इस बार बजट में, ये बिल्कुल नया आइडिया है, हालांकि इसके पीछे एक दो बार चर्चा हो चुकी है, कि महिलाएं जो घरेलू काम भी करती हैं उसको अगर हम किसी तरह जीडीपी में फैक्टर इन कर सकें। ये पुरुष बड़े आराम से कह देता है कि साहब अगर ये ना हो, हमारी मैडम ना हो, तो हम तो कल को दफ्तर ही नहीं आ सकते, इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। ये तो खाली सब्जेक्टिव बात हो गई। मुझे लग रहा है अगर इसको क्वांटिफाई किया जाए तो ये बहुत अच्छा कदम होगा, और महिलाओं के लिए मुझे लगता है कामकाजी महिलाओं के लिए बराबर की सुविधाएं, क्योंकि बहुत सारा अभी जो लेबर कोड आया था आपने देखा, उसमें महिलाओं के लिए बात करी गई, क्या वो भी रात को काम कर सकती हैं। इस प्रकार की और घोषणाएं अगर करी जाए, या महिलाओं के लिए कोई नई स्कीम सरकार लाए तो और अच्छा होगा, जिससे कि महिला कामकाज में शामिल हो सकें। बहुत सारी महिलाएं हैं विपिन जो कि कामकाज करना चाहती हैं, पर उनको आगे कोई रास्ता नहीं नजर आता है, उनकी अपनी फैमिली कंपल्शन बीच में आ जाती है। परंतु अगर काम बहुत अट्रैक्टिव हो तो मुझे लग रहा है महिला तुरंत उसको करने के लिए तैयार हो जाएगी, उसकी फैमिली भी तैयार हो जाती है। तो अगर कुछ ऐसी घोषणा हो जो महिलाओं को मेन स्ट्रीम से, कामकाज से, यानी कि मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज 30% को हम बढ़ा के अगर 40% तक ले जाएं, तो मुझे लग रहा है देश की जीडीपी को बहुत रफ्तार मिलेगी। तो देखते हैं क्या अनाउंसमेंट आती है, पर यह पक्का है कि महिलाएं भी उतनी बेसब्री से बजट का इंतजार करती हैं, खासकर अपने किचन से रिलेटेड, जितना कि पुरुष करते हैं। जी। अब क्योंकि सारे दर्शक भी एक और बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप आए हैं, तो टैक्स में क्या हमको इस बार फिर से कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, कुछ और राहत आने वाली लाइक लास्ट ईयर? विपिन, वैसे तो मुझे लगता है कि फ्रंट लोडिंग टैक्स में पिछले साल हुई है, और फ्रंट लोडिंग क्योंकि 12 लाख रुपए तक की अब इनकम पे टैक्स नहीं है सेक्शन 87A रिबेट में, पर स्टैंडर्ड डिडक्शन और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी हमेशा ही उम्मीद रहती है। मैं वो पुराना शेर बोलता हूँ, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले बजट के प्रावधान फिर भी कम निकले। मुझे लगता है हमेशा, चाहे कितना भी सरकार कर दे, आपने कहा ना थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़े की नहीं काफ़ी की जरूरत है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन में बदलाव की जरूरत है, कैपिटल गेन में, और ये जो स्टॉक मार्केट है विपिन, जो इस समय थोड़ी सी डिप्रेशन में चली गई है अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से,
मुझे लग रहा है बजट में कुछ ऐसी कैपिटल मार्केट से घोषणा हो जाए, कैपिटल गेन टैक्स को कम कर दिया जाए, एसटीटी को हटा लिया जाए, तो एक ऊर्जा मिल जाएगी और हम ट्रंप साहब को भूल के मुझे लगता है हम ऊपर की बुलिश ट्रेंड में आ जाएं। ये स्टॉक मार्केट को उम्मीद रहेगी। और एक और चीज़ विपिन, जिसकी इस बार अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद हस्बैंड वाइफ की एक जॉइंट रिटर्न, मैंने तो कहा एक 8वां फेरा शादी के टाइम लिया जाए कि आज से तुम्हारा टैक्स भी मेरी जिम्मेवारी है। 7 फेरे तो लेते ही हैं, 8वां फेरा पति कहे आज से तुम्हारा टैक्स मेरा टैक्स, तुम्हारी पेनल्टी मेरी पेनल्टी। अगर ये सिंगल यूनिट, जो यूएस और जर्मनी में ऐसा होता है कि सिंगल यूनिट रिटर्न दी जाती है, इससे टैक्स डिडक्शंस और मिलती हैं, एग्जेम्पशंस और मिलती हैं। कुछ ऐसी भी अटकलें लगाई जा रही है। तो टैक्स के मोर्चे पे कोई बड़ी घोषणा तो नहीं। आखिरी बात जल्दी से मैं कहूंगा कि 1/4/2026 से नया इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है। हमारा पुराना 61 में आया था, 65 साल का होकर रिटायर हो रहा है। तो उसको सिंक्रनाइज करने के लिए, ट्रांजिशन करने के लिए आपको कुछ घोषणाएं टैक्स संबंधित सुनने को मिल सकती हैं। राइट, तो ये है बजट का पूरा एक खाका कि हम क्या उम्मीद कर सकते हैं और किस तरह की घोषणाएं हो सकती हैं। कई सरप्राइजेस भी आ सकते हैं, तो बी रेडी। और बजट के दिन तो हम आपके साथ ही हैं। पूरा बजट भाषण आप CNBC आवाज़ पे सुनेंगे आपकी अपनी भाषा में, और साथ ही उसका पूरा विश्लेषण भी हम लगातार करेंगे बजट भाषण के साथ भी और उसके बाद भी। इनफैक्ट शरद सर भी हमारे साथ उस दिन रहेंगे, टैक्स से जुड़ी और अन्य चीज़ों पर अपनी राय रखेंगे और उसका पूरा विश्लेषण हर साल की तरह इस बार भी आपको देंगे। लेकिन फिलहाल शरद सर, वक्त निकाल इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।